सभी उपस्थित महानुभाव को सुप्रभात। मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करता हूं कि अपने को कृपया म्यूट कर लें। मैं आदरणीय निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि छात्र अधिष्ठापन कार्यक्रम पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के यांत्रिक विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। प्लीज। धन्यवाद सर। आरंभ करिए। मैं संस्थान के आदरणीय निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार जैन सर से अनुरोध करता हूं कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्राध्यापक राजीव संगल, विद्वान वक्ताओं, संस्थान के शिक्षक एवं 5 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम के सहभागियों का स्वागत करने की कृपया करें। प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद। सुप्रभात। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ जी सर, आ रहा है सर। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रोफेसर राजीव संगल जी, our ex-director IIT BHU and founder director IIIT हैदराबाद। आज के प्रोग्राम में 5 डेज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के विद्वान मेंटर गण, हमारे सभी विभिन्न संस्थानों के से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट, फैकल्टी मेंबर्स और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, मैं आप सभी का अपनी ओर से और अपने संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटना की ओर से आपका स्वागत करता हूं। ये अति प्रसन्नता का विषय है कि ये प्रेजेंट 5 डेज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित हमारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के सीरीज का एक हिस्सा है। और आज के प्रोग्राम में, आज के इस सप्ताह के प्रोग्राम में 2000 के आसपास डेलीगेट जुड़ रहे हैं और इससे लाभान्वित होंगे। इस अवसर पे मैं अपने चीफ गेस्ट और रिवियर्ड प्रोफेसर राजीव संगल जी का स्वागत करता हूं। राजीव संगल जी कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है। आप IIIT हैदराबाद के फाउंडर डायरेक्टर हैं। उसके बाद आपने IIT BHU में 5 साल तक ऐसे डायरेक्टर अपनी सेवाएं दी। उस दौरान मुझे भी आपके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और जिससे मैं काफी लाभान्वित हुआ। आज भी सर के वर्किंग स्टाइल का और उनके मार्गों को अनुसरण करके आज भी मैं अपने व्यवहार में उसका अनुभव महसूस करता हूं। आज के प्रोग्राम के लिए, आज के सार्वभौमिक मानव मूल्य पर बेस्ड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इससे उपयुक्त कोई भी चीफ गेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि आपने ही भारत में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को फिर से जागृत करने के लिए काफी प्रोग्राम उठाया, जागृत किया और पिछले 10 साल से सर प्रयत्नशील हैं। और इन्होंने केवल इसके लिए मेंटर ही नहीं बनाए
बल्कि इस प्रोग्राम को पूरे भारत में फैलाने के लिए और हमारी जो युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सर ने दीक्षारंभ प्रोग्राम, जिसको कि हम स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, इसको भारत में फैलाया। सर ने 3 वीक के लिए का प्रोग्राम डेवलप किया और उसको AICTE में आपके प्रयास के रूप में ही आज पूरे भारत में हर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इसको आत्मसात किया है और इसका फल हम लोगों ने सभी ने देखा है कि इससे आज का युवा वर्ग में जो व्याप्त टेंशन है उसको कम करने में, उसको अपने कार्यों को अधिक उत्साहपरक और खुशी से करने में और एक संपूर्ण मानव बनाने में और उसको आज के युवा को हमारे भारतीय समाज से जोड़ने में काफी सहयोग मिलता है और उससे काफी उसका सर्वांगीण विकास होता है। और हमने ये भी BHU में, IIT BHU में ये मैं स्वयं महसूस किया है कि आप जब इस तरह के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के प्रोग्राम को में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके भीतर भी एक मूलभूत अंतर आता है, जिससे कि हमको अपनी दिन प्रतिदिन की चर्या करने में काफी सहूलियत महसूस होती है। हमारा टेंशन जो इस समाज में व्याप्त है उसमें भी काफी कमी महसूस होती है और हम अपना खुशी से अपना प्रोग्राम कर पाते हैं। तो सर को इस प्रोग्राम को आज भी उसी लगन से परसू करने के लिए सर ये हमारा भारतीय समाज आपका बहुत ऋणी रहेगा। मैं आपका इस प्रोग्राम में अभिनंदन करता हूं और आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम जो कि इस 5 दिन में हमारे दूसरे कॉलीग्स को, दूसरे हमारे फैकल्टी मेंबर को ट्रेन करेगी, जो कि आगे आने वाले दिनों में हमारे युवा पीढ़ी को के ट्रेनर बनेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसका परिणाम हम सभी पिछले कुछ वर्षों से महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपके सभी टीम मेंबर का जो कि इस 5 दिन में हमारे फैकल्टी मेंबर को ट्रेन करेंगे, उन सभी का स्वागत करता हूं। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में देश के विभिन्न भागों से करीब 2000 डेलीगेट जुड़ रहे हैं और ये 2000 ट्रेनर आगे कम से कम अगर सभी ट्रेनर ने 500 स्टूडेंट को भी ट्रेन किया तो ये करीब 1 लाख संख्या 10 लाख संख्या पहुंच जाती है। इससे काफी बड़ा वर्ग और हमारे देश का काफी युवा शिक्षित हो सकेगा, प्रशिक्षित हो सकेगा, उनको अधिक अच्छा मानव बनाने में, अधिक सफल इंसान बनाने में सुविधा होगी और इससे पूरा समाज का, हमारे भारत का विकास होगा। इसके लिए मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर श्री डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर चेतन कुमार हरवानी, डॉक्टर अम्बरीश मौर्य, डॉक्टर योगेश कुमार और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए 2000 जो डेलीगेट हैं वो भी इस 5 दिन के प्रोग्राम का पूरा लाभ उठाएंगे और लाभान्वित होंगे, जिससे कि हमारे दूसरे युवा पीढ़ी को वो ट्रेन कर सकेंगे। आप सभी का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये 5 दिन का प्रोग्राम एक बहुत ही सफल प्रोग्राम रहेगा, जिससे आगे आने वाले समय में ऐसे कई प्रोग्राम हम आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। आपके प्रेरणादायक संबोधन से छात्र अधिष्ठापन कार्यक्रम का
उद्देश्य एवं अभिप्राय स्पष्ट होता है। आपके इन शब्दों से हम काफी उत्साहित एवं प्रेरित हैं। इस कार्यक्रम के अन्य सहभागी भी लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके गतिशील नेतृत्व एवं दिशा निर्देश में इस संकाय विकास कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित है। अब मैं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजीव संगल सर से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम के सहभागियों को संबोधित करने की कृपा करें। संगल सर। नमस्कार। आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर जैन, आप और अमित जी, डॉक्टर योगेश और पूरी जो आपकी टीम है, इस दीक्षारंभ कार्यक्रम में इस तरह के कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनका आयोजन कर रहे हैं और ये खुशी की बात है। प्रोफेसर जैन अपने आप में एक बहुत गंभीर और डायनेमिक निदेशक हैं जो समस्याओं को समझकर उसका हल निकालते हैं। पुरानी बातें बहुत सारी याद हैं और पर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की जो, और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरे कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। जो लैपटॉप यहाँ जब बूट किया तो वो बूट होने से उसने इनकार कर दिया। फिर मैंने एक दूसरा लैपटॉप अरेंज किया, उसमें करीब 10 मिनट लग गए, 10-15 मिनट लग गए। और तो अगर हम आज की अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थिति देखते हैं, खासकर उच्च शिक्षा संस्थाओं की, तो उसमें हम ये पाते हैं कि हमारे जो छात्र हैं जो इन शिक्षा संस्थाओं में आ रहे हैं वो बहुत दबाव में हैं। एक तरफ उनके ऊपर ये दबाव है कि इसमें अच्छा करना है, परिवार का दबाव है, समाज का दबाव है। दूसरी तरफ भविष्य के प्रति कई आशंकाएं हैं। इसमें जो प्रोफेशनल कोर्स में हैं उनको भी आशंकाएं हैं कि इसके पास होने के बाद क्या मैं स्वावलंबी हो पाऊंगा, क्या मेरी नौकरी लग पाएगी। और जो प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है उनको लगता है कि पूरा भविष्य उनका अभी क्लैरिटी नहीं है, कुछ स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो इस अवस्था में जो छात्र आते हैं और वो एक नई जगह आ रहे हैं, वो एक नई संस्था में आ रहे हैं, एक तरह से मैं कहूँ तो उम्र के एक नए पड़ाव को प्रारंभ कर रहे हैं। उस अवस्था में उनके आते ही हम उनको अपनी ओर से कोर्स और लेक्चर्स में बिठा देते हैं, कहते हैं ये पढ़ाई करो। तो उससे पहले जो तैयारी होती है, इसका बहुत ही अच्छा नाम दिया है यूजीसी ने, दीक्षारंभ। जब आपकी दीक्षा की पढ़ाई शुरू हो रही है और इसके आरंभ में कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का निर्माण हुआ। और इसका पहला प्रयोग आईआईटी बीएचयू वाराणसी में हुआ और उसके अच्छे फल और परिणाम आए। उन फल परिणामों को देखते हुए फिर एआईसीटीई और यूजीसी ने इसको पूरे देश में लागू करने की तैयारी की। और इसमें हम ये पाएंगे कि ये जो काम है कि छात्रों को हम ओरिएंट कर सकें। ओरिएंट से क्या मतलब है? पहली चीज़, जो आशंकित है, जो नई जगह आया है, उसको एक कंफर्ट प्रदान करें। और दूसरी चीज़, वो जो सोच लेके आया है कि मैं अच्छा करूं, ये तो अच्छी बात है, मेरा जॉब लगे, लेकिन अब साथ में दूसरे लोगों का भी सोचे, क्योंकि हमारी जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा तनाव है, उसमें कंपटीशन है। तो उससे बाहर निकल के कैसे हम साथ मिलके कैसे चलें, साथ मिलके कैसे काम करें, इस ओर हम आगे बढ़ें। तो दीक्षारंभ में ये दो चीज़ें तो हैं ही। तीसरी चीज़, पहली चीज़ क्या हुई कि उनका दबाव कम हो, कंफर्ट महसूस करें।
और दूसरी चीज, अब वो कंपटीशन और पीयर प्रेशर इन सब से निकल के एक सहयोगी सहकारी सहभागी इस भूमिका में आए, साथ मिलके चलें। तो दूसरी बात ये हुई। और तीसरी चीज, एक सोच को बड़ी करते हुए कि अब मैं खाली अपने और परिवार के बारे में ही नहीं, मुझे दीन दुनिया में क्या हो रहा है और उसमें मेरी क्या अच्छी भूमिका हो सकती है, इसको भी पहचानूं। तो इसमें दीक्षारंभ में इन तीनों चीज़ों की बात है। हालांकि तीसरी चीज़ के लिए समय बहुत नहीं रहता है, तो उसको आंशिक रूप में ही बात की जाती है। पर मुख्य चीज़ ये है कि मैं अपने में कंफर्टेबल हो जाऊं और अपने साथ, तो जब मैं परिवार की बात कर रहा हूं तो ये एक नया परिवार है, एक संस्था एक नया परिवार है, और अपने घर वाले परिवार से एक बड़े परिवार में बच्चे आ रहे हैं, और उस नए बड़े परिवार में एक दूसरे को जानना है और समझना है। तो दीक्षारंभ का ये कह सकते हैं कि ये इन चीज़ों को लेके इसकी शुरुआत होती है। और इसमें संस्था की जानकारी तो कराई जाती है, जिसको पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहा जाता था और वो 1 या 2 दिन का होता था। वो इस इंडक्शन प्रोग्राम में समाहित है। लाइब्रेरी यहाँ पर है, अपनी लेबोरेटरीज इस बिल्डिंग में है, डिपार्टमेंट यहाँ पर है, वर्कशॉप उधर है, ये सब तो बताना ही है। पर ये एक छोटा कार्यक्रम है और ये जल्दी हो जाए, लेकिन साथ में ये बड़ी चीज़ हो जाए जिसमें छात्र अपने आप में एक कंफर्ट को महसूस करें। इसमें मुझे एक चीज़ और दिखाई देती है कि हम अपनी संस्थाओं को जब देखते हैं, क्योंकि छात्र अब एक नई संस्था में आ गया, एक नए परिवार में आ गया है, तो संस्था में 3 स्तर पर चीज़ें चलती हैं। पहला स्तर जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। उसका अर्थ क्या है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से होता है, इसमें इतने नंबर लाने होते हैं, इसमें इतनी वेटेज होम असाइनमेंट की है, इतनी वेटेज इम्तहान की है, इतने एग्ज़ाम होंगे, ये कोर्सेज हैं, इनका चुनाव है करना होता है, इसमें ऑप्शन जहाँ हैं वहाँ चुनाव करना होता है, और खेल के लिए ये नियम है। तो ये पूरे जो नियमावली हैं, जो तरीके हैं, उनको बताया जाता है, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। तो ये अगर हम देखें 2 संस्थाओं को, एक जो बहुत अच्छी है और एक जो बहुत अच्छी नहीं है, तो अक्सर हम पाएंगे कि उनके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस तो एक से ही हैं, बहुत विशेष अंतर नहीं रह गया है, लेकिन एक बहुत अच्छा कर रही है और एक में बहुत कमियां हैं। तो इसका क्या कारण है? तो संस्था में ये सिस्टम्स और प्रोसेसेस के नीचे एक और स्तर होता है, एक और लेवल होता है, जिसको मैं कहूँगा संस्कृति या कल्चर। ये कहें, हाँ मेरा सुनाई दे रहा है आपको? बीच में मुझे लगा कुछ डिस्टरबेंस आया है। हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो दूसरा स्तर सांस्कृतिक या कल्चरल है। तो उस संस्था में क्या कल्चर है, किस प्रकार लोग आपस में बर्ताव करते हैं, कितने एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक्सीलेंस, अच्छे से काम करना, परफेक्शन, उसकी क्या कल्चर में क्या चीज़ क्या वो दिखाई देती है, क्या वो लोगों के कल्चर में है। अगर कल्चर में है तो फिर धीरे धीरे वो अभ्यास में भी आ जाती है। तो इसके नीचे की लेयर होती है कल्चर, और एक बार अगर कल्चर ठीक से सेट हो जाता है तो मुझे लगता है वो 20 साल चलता है, और वो लंबा भी चल सकता है। लेकिन वो 20 साल में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए प्रोसीजर्स आ जाते हैं, नई देश में नई परिस्थितियां आ जाती हैं, इन सबको देखते हुए बदलाव होते हैं, और उन बदलाव के कारण सिस्टम्स और प्रोसेसेस तो बदलते ही हैं, कल्चर भी थोड़ा बहुत बदलता है। तो कल्चर के नीचे क्या चीज़ है जो उस कल्चर को स्टेबल रख सकती है, अच्छे कल्चर को बनाए रख सकती है? तो कल्चर बदले भी तो एक अच्छे कल्चर से एक और दूसरे नए अच्छे कल्चर में पहुंच जाए। जैसे जब ईमेल नहीं था तो लोग, और जब ईमेल आई तो ईमेल से पहले शिष्टता से बात करनी है, जब ईमेल आई तो उस शिष्टता का क्या अर्थ है, ये कल्चर का पार्ट है, ये लोगों को समझ में नहीं आया, ईमेल में कुछ भी लिख देना। तो
जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसका शिष्ट उपयोग क्या है ये हमको समझ में आना चाहिए। और ये जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं उसमें अच्छा कल्चर मेंटेन रहे। तो चाहे हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे लिखित रूप से भेज रहे हैं, चाहे ईमेल भेज रहे हैं, शिष्टता तीनों में। तो ये क्या कॉमन चीज़ है, कल्चर के नीचे कौन सी लेयर है? तो कल्चर किस पे आधारित है? ये जो कल्चर या संस्कृति है ये मूल्यों पर आधारित है, वैल्यूज। और अगर मूल्य समझ में आते हैं, उन मूल्यों पर हम ध्यान दे पाते हैं, उनको अपने जीवन में उतार पाते हैं, तो वो कल्चर जो है जब उसको बदलने की आवश्यकता होती है या नई टेक्नोलॉजी के साथ उसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो मूल्यों के आधार पर हम एक नई संस्कृति का निर्माण कर पाते हैं। तो ये तीसरी लेयर है, और ये लेयर छुपी भी होती है, ये दिखाई नहीं देती है। ये आप अगर किसी संस्था में जाएंगे तो ये लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, मैनुअल उठाएंगे, ऑर्डिनेंसेस पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर उस संस्था के, उस परिवार के, बृहत परिवार के लोगों में वो मूल्य हैं तो संस्कृति फिर कायम रहती है। और कब तक कायम रहती है? अनंत काल तक, क्योंकि मूल्य समझ में आ गए हैं और मूल्यों के आधार पे हम संस्कृति को भी मोड़ सकते हैं, नई संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। तो अब मूल्यों में एक प्रश्न आजकल उठने लगा है कि मूल्य रिलेटिव होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि मैं जिन मूल्यों की बात कर रहा हूँ वो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कभी नहीं बदलते। ये उदाहरण के लिए सम्मान एक मूल्य है, विश्वास एक मूल्य है। ये चाहे 100 साल पहले देख लें या 100 साल बाद का देख लें, ये विश्वास का मूल्य वही है। इसका जो व्यक्त होना है, एक्सप्रेशन है, वो भिन्न भिन्न हो सकता है। इसके आधार पर संस्कृति अलग अलग हो सकती है। हम नमस्कार कर सकते हैं या पांव छू सकते हैं या हेलो बोल सकते हैं या हाथ मिला सकते हैं, ये उसका एक एक्सप्रेशन का रूप हुआ। लेकिन इसमें अगर मूल्य समझ में आते हैं तो ये संस्कृति की लेयर अपने आप में रहती है। तो ये मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा था। और शिक्षा संस्था को अपना स्थान पहचानना है। आज समाज में शिक्षा संस्था का जो स्थान है वो हम भूल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय को तैयार करने के लिए बन गई है, जबकि शिक्षा का रोल उससे बड़ा है। व्यवसाय के लिए या स्किल के लेवल पर तो तैयार करना ही है, लेकिन मानव की मूल्य, संस्कृति, समझ, सब चीज़ों पे काम करते हुए एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक तथा एक अच्छा इंजीनियर या एक अच्छा प्रोफेशनल या एक अच्छा जो भी काम करने की ट्रेनिंग है वो, तो इन सब के लिए शिक्षा संस्था बनी है। तो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा संस्था को ही अपना लक्ष्य पहचानना है। और मैंने कभी कभी लोगों से सुना है कि देखिए समाज में क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि शिक्षा संस्था जो है वो समाज का दर्पण नहीं है। समाज में अगर कुछ गलती हो रही है तो शिक्षा संस्था में भी होगी, ये मान लेना ये ठीक नहीं है, क्योंकि शिक्षा संस्था समाज का अग्रणी है, विचार रूप में अग्रणी है। तो अगर विचार हम स्थापित कर सकते हैं अपने छात्रों में, अपने समाज में, तो वो समाज बदलेगा, अवश्यंभावी बदलेगा। और तो शिक्षा संस्था का विचार के रूप में अग्रणी होना, ये इसका एक सही जो है भूमिका है, रोल है। और इसको हमें अगर हम इसको निभा सकें तो ये अच्छा होगा, और ये हमारा कार्य ही है। तो अब दीक्षारंभ के माध्यम से एक ये स्पेस क्रिएट हुई है जिसमें हम इन सब चीज़ों पे बात कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है, तो ये हम बात कर सकते हैं, संस्कृति पे बात कर सकते हैं, वैल्यूज पे बात कर सकते हैं, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स पे तो बहुत बात होती ही है संस्था में। इसके लिए अलग अलग बॉडीज होती हैं, सेनेट होती है, एकेडमिक काउंसिल होती है,
एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, सब प्रकार की समितियां होती हैं, तो वो तो होता ही है, लेकिन उसके नीचे संस्कृति तथा उसके भी नीचे मूल्य, हम इन दोनों स्तर पर जाके बात कर सकते हैं। तो दीक्षारंभ का एक स्पेस क्रिएट करता है कि ये बात हम छात्रों से भी कर सकते हैं, और जब हम अध्यापक इकट्ठे होते हैं, जिस प्रकार से इस प्रोग्राम में हम इकट्ठे हो रहे हैं 5 दिन के लिए, तो इसमें भी हम ये बात कर सकते हैं। तो इससे जो है हमको एक आगे की दिशा मिलती है। आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंस का साझा करने से हमें समझ में आता है कि कहाँ दूसरी तरफ क्या प्रयोग हुए, उनमें से कौन से प्रयोग हम अपने संस्था में उतार सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये एक स्पेस है, और इसका जो पहला फायदा है वो स्वयं को मिलता है, क्योंकि इसके कारण पहले हम आराम में, कंफर्ट में आते हैं। इसका दूसरा फायदा हमारे परिवार को मिलता है, अपने घर के परिवार को, जिसमें थोड़े से लोग साथ में रहते हैं। तो ये हमारा व्यक्तिगत तथा परिवार रूप में हमारा ये फायदा है। और इसका जो सीधे सीधे जो निकल के आता है वो फायदा फिर संस्था में जाता है। तो ये संस्था के लिए ही नहीं है, ये मेरे लिए भी है और मेरे परिवार के लिए भी है। तो ये जो कड़ी है, ये मैं, मेरा परिवार, मेरी संस्था, मेरा शहर, मेरा प्रदेश, मेरा देश और पूरी पृथ्वी और मानव जाति। तो ये व्यक्ति से शुरू होकर पूरी मानव जाति से जुड़ने की बात है। तो मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि अभी जो पूरा लेक्चर जिसमें ट्रांसपेरेंसीज और स्लाइड के माध्यम से इन मुद्दों पे बात शुरू करेंगे। हालांकि ये बात चलती रहेगी पूरे 5 दिन, पर इन मुद्दों पर बात हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। तो मैं अपनी बात अब यहीं पर रोकता हूँ, और आप सबका स्वागत है, और आशा है कि एक अच्छा इंटरेक्शन, चर्चा, संवाद बनेगा, और हम लोग जो है इसमें और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदय। आपका प्रेरणादायक संबोधन प्रशंसनीय है। छात्र अधिष्ठापन कार्यक्रम के आप जनक हैं। इस कार्यक्रम के सहभागी आपके दिशा निर्देश से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूं। आदरणीय निदेशक महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि, उप निदेशक, शिक्षकगण एवं प्रिय सहभागियों, मैं संकाय विकास कार्यक्रम के दीक्षा आरंभ के उद्घाटन समारोह में धन्यवाद ज्ञापन करने में गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पीके जैन सर के सकारात्मक प्रोत्साहन एवं दिशा निर्देश से ही इस कार्यक्रम का आयोजन संभव हुआ है। मुझे आपको धन्यवाद ज्ञापन करने में अति हर्ष हो रहा है एवं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका कुशल दिशा निर्देश प्राप्त होता रहेगा। मैं प्रोफेसर राजीव संगल सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने गहन व्यवस्था के बावजूद अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है। उनका विशिष्ट संबोधन सहभागियों पर अमिट छाप छोड़ गया है। छात्र अधिष्ठापन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए उसके अनुपालन पर उनका व्याख्यान प्रभावशाली रहा। उनकी सहभागिता के लिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। संस्थान के उप निदेशक प्रोफेसर एस.के. वर्मा से निरंतर दिशा निर्देश एवं सुझाव से इस कार्यक्रम के आयोजन में सहायता मिली है। उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। मैं संकाय के सभी सदस्यों
एवं सहभागियों को धन्यवाद देता हूं, जिनकी सहभागिता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं था। धन्यवाद।